नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी दिनों से डिमांड था कि सर इंग्लिश पे वीडियो बनाइए, इंग्लिश के बारे में बताइए कि इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो। क्योंकि अभी आपके एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा है, तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे आपका इंग्लिश का स्कोर अच्छा होना शुरू हो जाए। इन्हीं सभी चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश में या तो लैंग्वेज 1 में आप रखे होंगे या लैंग्वेज 2 में रखे होंगे। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों का इंग्लिश में आप देखोगे तो 15 मार्क्स का जो है पैसेज आता है और 15 मार्क्स में पेडागोजी पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको समान रूप से काम करेगा, क्योंकि हम दोनों पेपर को लेकर ही चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेडागोजी के बारे में, देन बात कर लेंगे पैसेज में आपको क्या चीज कैसे करना चाहिए। देखिए, पेडागोजी का जो आपका सिलेबस है पेपर 1 का या पेपर 2 का लगभग सेम है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा पेपर 2 में ज्यादा होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। पेडागोजी पहले क्या होता था ना, पेडागोजी में काफी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे जो आसानी से सॉल्व हो जाता था, लेकिन आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ करके आपको अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको उस चीज को समझना होता है। बिना समझे आप अप्लाइड क्वेश्चन जो आते हैं थ्योरी पे अप्लाइड, तो वो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें काफी एग्जाम्पल का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है इन सभी चीजों पे अभी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो पेडागोजी का सिलेबस है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो, लगभग सेम ही होता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का लगभग सिलेबस सेम होता है, डिफिकल्टी लेवल आगे पीछे हो सकती है। देखिए, हिंदी में क्या होता है, जहां पे हम लोग हिंदी पेडागोजी में पढ़ते हैं कि भाषा अर्जन, उसी चीज को यहाँ पे उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। अब जो पियाजे वाइगोत्स्की का लैंग्वेज के लिए थ्योरी है, जो लैंग्वेज के लिए उन्होंने बताया है, वो हिंदी लैंग्वेज के लिए भी वही होगा और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी वही होगा। तो थ्योरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी आप पढ़ रहे होंगे या इंग्लिश पेडागोजी। अगर हिंदी पेडागोजी भी आप पढ़े होंगे तो वहां पे आपको पकड़ होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक हेल्प करेगा इंग्लिश पेडागोजी में। बस आपको समझना क्या है, आप इंग्लिश पेडागोजी में ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो वर्ड हिंदी में वहां पूछा गया था उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या मीनिंग है। इस चीज को समझना जरूरी है। इसको अगर आप कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक पेडागोजी में अच्छा स्कोर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को आप समझेंगे कैसे, कहां से समझेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए कि एक मैराथन इंग्लिश पेडागोजी का देखना चाहिए। आप देखेंगे तो हिमांशी मैम की वीडियो भी आपको इंग्लिश पेडागोजी का मिल जाएगा, सचिन सर के भी चैनल पे आपको इंग्लिश पेडागोजी का वीडियो मिल जाएगा। तो आप एक मैराथन देख लीजिए, क्योंकि जब आप मैराथन देखोगे उस समय आपको ये सब चीजें समझ में आएगी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि इसी चीज को तो हम हिंदी में पढ़े थे, भाषा अर्जन। ठीक है, तो ये चीज आपको एक बार करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको उस थ्योरी के बारे में इंग्लिश में समझ डेवलप हो जाएगा। बस यही तो करना है कि जो चीजें इंग्लिश पेडागोजी में इंग्लिश में पूछी जा रही है उसका समझ इंग्लिश में डेवलप हो जाए। देखिए, लैंग्वेज पेपर में अगर आप मीनिंग निकाल पाते हैं, जो चीजें पूछे गई है वो तो अब तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। लेकिन चूंकि इंग्लिश हो या संस्कृत तो भी हम जस्ट बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें क्या होता है ना, आदमी को सेकंड लैंग्वेज में लेना पड़ता है। 2 लैंग्वेज लेना है तो सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ना तो संस्कृत में वो इसका मीनिंग निकाल पाते हैं, नहीं वो इंग्लिश में मीनिंग निकाल पाते हैं, चूंकि उनका उतना स्ट्रांग नहीं होता इंग्लिश या संस्कृत। तो हमको क्या करना है, कीवर्ड समझना है। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन, अब सेंटेंस में पूरा चीज समझे चाहे नहीं, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में समझ रहे हैं कि ये भाषा अर्जन की बात कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करेंगे, आंसर सही हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश आती होगी, अच्छे से आती होगी, तो वो सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश रखेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश उनको उतना अच्छा नहीं आता, वो मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी उनको लैंग्वेज चूंकि चूज करना ही है कोई एक लैंग्वेज, तो वो इंग्लिश रख लिए हैं या ऐसा ही कोई संस्कृत रख लेते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि उनको नहीं आता है तो क्या एग्जाम में पर्सन छोड़ के आएंगे? नहीं, सॉल्व तो करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज है कि आपको इंग्लिश पेडागोजी के जब आप वीडियो देखोगे
उसको समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि उसमें भी समझाया तो आपको अपने लैंग्वेज में ही गया है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया जाता है वो हिंदी में ही दिया जाता है, जो हम बताएं आपको वीडियो करने के लिए उस वीडियो में, तो आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब क्या करना है, वो चीजें समझने के बाद कीवर्ड पकड़ना है। आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा इंग्लिश पेडागोजी का टैग वर्ड, आपको मिल जाएगा। वो काफी हेल्प करेगा आपको इंग्लिश पेडागोजी सॉल्व करने में, क्योंकि हम लोग अभी जैसे हम भी इस चैनल पे आपको डाले थे CDP के लिए टैग वर्ड, तो वो हिंदी में है तो वो तो हम समझ जाते हैं अच्छे से, लेकिन उसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, उसको समझना जरूरी है कि ये वर्ड जो है ये निगेटिव है या ये वर्ड है पॉजिटिव है। तब आपको काफी हेल्प होगा इंग्लिश पेडागोजी के पर्सन को सॉल्व करने में। तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च मार लेना, नहीं अगर आप कहोगे तो हम बना देंगे काफी अच्छे से इंग्लिश पेडागोजी के लिए टैग वर्ड का वीडियो, जिसमें सारे टैग वर्ड होंगे और उसका मीनिंग आपको समझा दिया जाएगा कि ये वर्ड टैग वर्ड जो है इसका ये मीनिंग होता है, इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, इसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। लेकिन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इससे पहले लोगों ने वीडियो डाल रखा है, तो आप कहीं से भी देख लीजिए, नहीं अगर आप कहोगे तो हम बना देंगे। ये चीज करने के बाद आपको इंग्लिश का ज्यादा समझ नहीं भी है, आप इंग्लिश नहीं भी समझ पाते हो, तब भी आप आसानी से सॉल्व करोगे। आप देखोगे कि अगर अभी 15-16 स्कोर हो रहा था ना, तो 20-25 स्कोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्क्स का तो ये पूछा ही जाता है, और उधर हम बताएंगे आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है। तो ये चीज आपको करनी चाहिए, ये आपको काफी हेल्प करेगा इंग्लिश पेडागोजी में। पहले क्या करना है, आपको एक मैराथन देख लेना है, उसको समझ लेना है, जो थ्योरी है उसको इंग्लिश पेडागोजी में क्या कैसे पढ़ाया गया, क्या कैसे समझना है। उसको समझने के बाद आपको एक इंग्लिश पेडागोजी का टैग वर्ड का वीडियो देखना है, जिसमें टैग वर्ड हमको पकड़ना है। टैग वर्ड से क्या फायदा होता है, हम पकड़ते हैं ना कि इस टैग वर्ड से कि ये निगेटिव सेंस में पूछ रहा है या पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। तो इंग्लिश पेडागोजी का आप टैग वर्ड देख लोगे तो वही आपको वर्ड सारे पकड़ में आ जाएंगे, कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, जिससे आपको पेडागोजी का प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगा। अब हम बात करते हैं कि पैसेज में क्या करना है, पैसेज कैसे सॉल्व करना है। देखिए, पैसेज सॉल्व करने का कई तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप एक बार देखो, जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था उस समय क्या होता था, स्क्रीन पे पैसेज आता था, नीचे एक प्रश्न आता था। देखिए अब होता क्या है ना कि स्टूडेंट क्या करते हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि टोटल पूरा पैसेज पढ़ जाते हैं, देन एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर देते हैं। वैसे में क्या होता है ना कि जैसे आप पैसेज पढ़े तो बीच में कोई वर्ड भूल गए, पैसेज का सारा चीज आपको याद रहेगा नहीं, तो नीचे जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ऑप्शन पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो गए, आंसर में ये था या नहीं था, हाँ ये भी था। तो अब ऐसे में क्या होता है, फिर दोबारा से पैसेज पढ़ना पड़ता है, तो टाइम लगता है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक बार तो आप पहले पैसेज पढ़ लिए, फिर पैसेज पढ़ रहे हैं, दोबारा से खोज रहे हैं ये सेंटेंस कहाँ पे था, ये था या नहीं था। ऐसे करने में ये दिक्कत है। अच्छा, एक तरीका होता है कि लोग सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब देखिए, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो भी भूलने की चांसेस है एग्जाम में, क्योंकि वहां पे इतना प्रेशर होता है तो जल्दी लोग भूलते हैं वहां पे। तो अगर आप सारे क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन भूलोगे, तो फिर बीच में आओगे देखोगे जाइए इस क्वेश्चन का तो आंसर हमने देखा ही नहीं पैसेज में क्या था, फिर आप उस क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पैसेज को पढ़ोगे, यहाँ पे भी थोड़ा आपका टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप याद करो, ऑनलाइन में क्या होता था कि एक पैसेज उसके नीचे प्रश्न, तो आप सेकेंड जब नेक्स्ट करोगे ना तब दूसरा फिर वही पैसेज मिलेगा और दूसरा प्रश्न वहां पे मिलता था। यानी कि आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि एक बार में सारे प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वैसे में हम लोग क्या करते थे कि नीचे का एक प्रश्न पढ़ लिए, पैसेज ऊपर से पढ़ना शुरू करते थे। यही करना है। देखिए, अक्सर आप देखोगे कि पैसेज का पहला प्रश्न, पैसेज से जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। कई कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं कि पहले प्रश्न का सेकेंड पैराग्राफ या मिड में मिलता है पैसेज का। अगर ऐसा हो कि पहला पैराग्राफ में आपको पहले प्रश्न का आंसर नहीं मिला है तो आपको पेशेंस रखना है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। लेकिन अक्सर यही होगा कि पहला प्रश्न को आपने पढ़ा पैसेज का और क्वेश्चन का, और पैसेज पढ़ने ऊपर गए तो ऊपर में ही आपका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया, यहाँ काम कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है सेकेंड नंबर, और जहां तक पैसेज पढ़े थे वहां तक में आंसर नहीं मिला, अब उससे आगे बढ़ना है। ऐसे में क्या होगा कि सारा पैसेज भी नहीं पढ़ना पड़ता है, लाइन बाय लाइन आपको आंसर मिलते चला जाता है, नीचे आंसर और ऊपर से पैसेज, दोनों काम एक साथ में हो जाता है। तो आपको यही करना है कि एक प्रश्न पढ़े, पैसेज पढ़ना ऊपर से स्टार्ट कीजिए, उसका आंसर मिल जाएगा। जहां आंसर मिला पैसेज खत्म, वहां पे रुकना है, फिर सेकेंड प्रश्न पढ़ना है, उसका आंसर खोजना है। अच्छा, ये तो हो गया पैसेज से जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखिए, जिस स्टूडेंट का इंग्लिश स्ट्रांग है वो अगर पैसेज का मीनिंग समझ जाता है, पैसेज पर के समझ आ रहे हैं सारी चीज़ों को, वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, उनको दिक्कत होती है, उसको मीनिंग नहीं समझ में आता है, वो क्या करें? नहीं भी समझ में आता है तब भी आप सीटेट का इंग्लिश पैसेज कर लोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे। पहली चीज क्या ध्यान रखना है कि पैसेज का जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं ना, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो समझ में आपका आया, थोड़ा बहुत भी आया होगा, नहीं भी आया तो उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड मिलेगा आपको, उसको ध्यान में रखना है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड लग रहा है वो पूरा सेंटेंस में किसके बारे में पूछा गया है, और पढ़ना जब पैसेज स्टार्ट करोगे तो वो कीवर्ड उस पैसेज में मिलेगा कहीं ना कहीं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि सेम लाइन खोजते हैं, वो बचपन में हम लोग करते थे ना पैसेज सॉल्व करने में, कि सेम लाइन खोजते थे, जो मिलता था वहीं पे उसका आंसर होता था, उसी में से आंसर निकालते थे। पैसेज में सेम लाइन खोजते थे, सेम लाइन नहीं मिलेगा, रेयर केस में मिलेगा, एक दो बार मिल सकता है, लेकिन पैसेज में जो कीवर्ड दिया है वो कीवर्ड आपको मिलेगा। तो जो क्वेश्चन में कीवर्ड है ना, वो पैसेज का कीवर्ड से मैच कीजिए, मिल जाएगा वहां पे, और उसी इर्द गिर्द को पढ़ने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा चलिए सर, आपने जो कहा कि पैसेज में जो कीवर्ड मिलेगा वो मिल गया पैसेज में, मान लीजिए, अब पढ़ने के बाद आपको आंसर वहां पे नहीं समझ में आ रहा, क्या होगा? अब क्या करना है, उस पैसेज में ऑप्शन भी तो देखना है, ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया, क्या वो चीज वहां पे है पैसेज में। अगर नॉट पूछा है तो वो सारे चीज होंगे, एक ऐसा होगा जो उस पैसेज के पास, कीवर्ड के पास, वहां पे वो ऐसा वर्ड लिखा ही नहीं होगा जो ऑप्शन में आपको होगा, तो नहीं पूछा है तो वो लगाएंगे। अगर यस पूछा होगा तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो उस कीवर्ड के आसपास, उस पैराग्राफ में वैसा वर्ड लिखा ही नहीं होगा जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो ऐसा वर्ड होगा ही, एक ही होगा जो उस पैसेज के आसपास, वो कीवर्ड के आसपास उस पैराग्राफ में आपको मिलेगा, तो ऐसे भी टिक कर देंगे। अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तब की बता रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, तो आप आसानी से कर लोगे। तो वैसे स्टूडेंट को बता रहे हैं जिनको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, आप कहोगे तो मैं एक पैसेज का वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको करके दिखाएंगे कि हम बिना मीनिंग समझे, कुछ भी नहीं समझ रहे, इंग्लिश पैसेज का मीनिंग नहीं समझ रहे, कोई नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम उसको सॉल्व कर देंगे और आप देखोगे कि सही भी होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कीवर्ड मिलेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि कीवर्ड भी नहीं मिलता है, कई दफा हो सकता है कि पैसेज हार्ड आए तो उस वर्ड से रिलेटेड दूसरा वर्ड डाल दिया जाता है। अब चूंकि एक वर्ड एक चीज के लिए तो अलग अलग वर्ड है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, आप वो वर्ड को समझ नहीं पाते हैं और वो पैसेज में मिल नहीं पा रहा, या फिर मीनिंग पे बेस्ड पैसेज का प्रश्न पूछ लेता है, तो 1-2% में ऐसा डिफिकल्टी आपको आ सकता है। तो वहां पे कोशिश कीजिए कि पढ़ के कुछ समझने की कोशिश कीजिए, उसको उससे आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, फिर आपको मिल जाएगा। फिर उस पैसेज में देखोगे ना, जो ऐसा प्रश्न पूछा गया जो मीनिंग पे आधारित है या चेंज करके पूछा गया है, सेंस से लिया गया है पैसेज का, लेकिन ऑप्शन में जो वर्ड दिया होगा वो पैसेज में जरूर होगा, ऑप्शन जो दिया होगा वो पैसेज से मिलता होगा। अगर वो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वो भी नेगेटिव पूछा होगा तो नहीं मिलने वाला लगाएंगे, अगर पूछा होगा मिलने वाला तो 4 ऑप्शन में 3 वैसा ही ऑप्शन होगा जो आपको पैसेज में नहीं मिल रहा होगा, एक ऑप्शन मिल रहा होगा तो उसको क्लिक करेंगे। तो इस चीज को समझना है, डायरेक्ट आपको पैसेज में लाइन बाय लाइन नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, पैसेज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से रिलेटेड ग्रामर भी वहीं पे पूछा जाता है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जैसे एसएससी वगैरह के लिए लोग पढ़ते हैं। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आप उसको पढ़ लीजिए। एंटोनिम साइनोनिम्स पूछता है, सेम वर्ड पूछता है जो पैसेज में दिया हुआ रहता है उस वर्ड से रिलेटेड। तो इसके लिए क्या करना है, अब ढेर सारा टाइम भी नहीं है आपको कि ढेर सारा एंटोनिम साइनोनिम्स आप याद करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उस सब को वर्ड का याद कर लीजिए, उसी वर्ड को याद कर लीजिए, एंटोनिम्स या साइनोनिम्स जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसी से रिलेटेड वर्ड आएंगे आपको पैसेज में, और उसी से रिलेटेड वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। तो इस तरीके से आप ये वोकैब वाला पर्सन है ना, इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको ग्रामर में यही पूछा जाता है, वोकैब में यही वर्ड पूछा जाता है, एंटोनिम साइनोनिम्स पूछा जाएगा, कॉमन ईरर से प्रश्न पूछा जाता है, उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट्स होता है या थोड़ा बहुत ग्रामर का पार्ट होता है। तो आप इसके लिए अलग से ग्रामर नहीं पढ़ोगे ना, फिर भी प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको करोगे, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट पूछे गए सिर्फ उसको पढ़ लोगे, उसको क्लियर करते जाओगे, ये पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों, आपने देखा कि इंग्लिश में आपको जो ग्रामर पूछा जाता है उसको कैसे कंप्लीट करना है। बस जो ग्रामर पूछा गया है पेपर में प्रीवियस ईयर में, उससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ लीजिए, उसी चीज को कंप्लीट कर लीजिए, आपका ग्रामर का पोर्शन में भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपको पैसेज पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये था इंग्लिश पे कंप्लीट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पेडागोजी पे बात किया और पैसेज पे भी बात किया।
इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गए होंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।